गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN स्कूल। आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक वनीशा का पाठ 13 पढ़ेंगे, जो कि है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया शब्द वे शब्द हैं जो काम के होने का बोध कराते हैं। जैसे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, वह घर जा रही है, अंश लिख रहा है, बंदर केला खा रहा है, मोर नाच रहा है, बच्चा रो रहा है। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द खेल रहे हैं, जा रही है, लिख रहा है, खा रहा है, नाच रहा है व रो रहा है शब्दों से कार्य के करने या होने का पता चल रहा है, अतः ये शब्द क्रिया हैं। तो जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। धातु, क्रिया का वह अंश जो क्रिया के विभिन्न रूपों में समान रूप से पाया जाता है धातु कहलाता है। यानी क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे चल, गा, रो, सुन, हंस, जा, आ, सो आदि मूल धातु में ना जोड़कर बनाए गए क्रिया रूप को सामान्य धातु रूप कहते हैं। जैसे चलना, गाना, रोना, सुनना, हंसना, जाना, आना, सोना आदि। क्रिया के भी भेद होते हैं। तो क्रिया के दो आधारों पर विभाजित किया जा सकता है। इसे दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जिसमें एक है कर्म के आधार पर और दूसरा प्रयोग या संरचना के आधार पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कर्म के आधार पर। तो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। इसके भी आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटा जा सकता है। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद माने जाते हैं, जो कि है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सबसे पहले देखते हैं सकर्मक क्रिया को। सकर्मक का शाब्दिक अर्थ है क्रिया सहित। तो जिन क्रियाओं का कर्म होता है अर्थात क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना आदि सकर्मक क्रियाएं हैं। तो सकर्मक दो शब्दों से बना शब्द है। इसका शब्द का अर्थ है कि कर्म सहित क्रिया। तो वह क्रिया जो वाक्य में कर्म यानी चाहे वह प्रकट हो या अप्रकट की अपेक्षा रखती है, अथवा जहाँ क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। इसके उदाहरण हमने देखे थे और वाक्य में प्रयोग देखते हैं। जैसे रीता सेब खा रही है, पिताजी टीवी देख रहे हैं। इन वाक्यों में खा रही है क्रिया का कर्म सेब तथा देख रहे हैं क्रिया का कर्म टीवी है। क्रिया का करने वाला कर्ता ही होता है, परंतु उसके कार्य का फल कर्म पर पड़ता है। सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की होती है, एक कर्मक व द्विकर्मक। तो एक कर्मक क्रिया वे सकर्मक क्रियाएं जिनका केवल एक ही कर्म होता है, एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे आदित्य साइकिल चला रहा है, परी ने नृत्य किया। और द्विकर्मक ऐसी सकर्मक क्रियाएं जिनके दो कर्म होते हैं, द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे संध्या ने पिताजी को पत्र लिखा, राघव ने रोहित को पुस्तक दी। इसे और अच्छे से समझने के लिए और उदाहरण देखते हैं। अध्यापक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया, ठेकेदार ने मजदूरों को वेतन दिया। तो इन वाक्यों में क्रिया पढ़ाया और दिया के साथ क्या प्रश्न करने पर क्रमशः पाठ और वेतन उत्तर आएगा। जैसे हम पूछें कि अध्यापक ने क्या पढ़ाया, तो उत्तर मिलेगा पाठ पढ़ाया। इसी तरह ठेकेदार ने क्या दिया, तो उत्तर आएगा वेतन। तथा किसको प्रश्न करने पर छात्रों को और मजदूरों को उत्तर प्राप्त होता है। जैसे अध्यापक ने किसे पढ़ाया और ठेकेदार ने किसको दिया वेतन, तो इसका उत्तर छात्रों को और मजदूरों को उत्तर प्राप्त होगा। तो ये उत्तर ही कर्म है। दोनों वाक्यों में दो दो कर्म है, इसलिए पढ़ाया और दिया द्विकर्मक क्रियाएं हैं। तो हमने देखा क्रिया के दो भेद हैं, कर्म के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। जिसमें हमने कर्म के आधार पर पढ़ा क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। और इसमें हमने देखा सकर्मक क्रिया के भी दो भेद हैं, जो कि है एक कर्मक और द्विकर्मक। देखते हैं कर्म के आधार पर क्रिया का दूसरा भेद, जो कि है अकर्मक क्रिया।
तो जिन क्रियाओं का कोई कर्म नहीं होता तथा जिनका फल सीधे कर्ता पर ही पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे सोना, रोना, हंसना, जागना, डूबना, बैठना, खड़े होना आदि अकर्मक क्रियाएं हैं। उपरोक्त क्रिया का फल सीधे कर्ता पर ही पड़ रहा है, अतः कर्म पर नहीं, इसीलिए ये क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं हैं। जैसे गाड़ी आ रही है, लड़के पढ़ रहे हैं, तो इन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए ये अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। अब दूसरा क्रिया का भेद जो कि प्रयोग या संरचना के आधार पर है उसको देखते हैं। प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद माने जाते हैं, जिसमें सबसे पहले सामान्य क्रिया। जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे अमित आता है, पीहू आम लाई। यहाँ पर केवल एक ही क्रिया है, आना और लाना, इसलिए ये सामान्य क्रिया है। दूसरा संयुक्त क्रिया। जब किसी वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं हो तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे उसने काम कर लिया है और केशव ने गमला तोड़ दिया, तो यहाँ पर कर लिया 2 क्रियाएं और तोड़ दिया ये 2 क्रियाएं, तो इसलिए यहाँ पर संयुक्त क्रिया है। तो 2 या 2 से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती है। और उदाहरण में देखते हैं, छात्र विद्यालय में प्रवेश कर रहे हैं, मैं तुम्हारे घर पहुंचने वाला हूं, उसने पुस्तक पढ़ ली होगी, पिताजी ऑफिस से लौट आए हैं। तो दिए गए वाक्यों में कार्य होने वाला होता है। संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया मुख्य क्रिया होती है और दूसरी रंजक क्रिया। रंजक क्रिया वाक्य में नवीनता, विशेषता व सौंदर्य उत्पन्न करती है। तीसरा नाम धातु क्रिया। तो कुछ क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनती हैं, उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे गरम जो कि विशेषण शब्द है, इससे गरमाना नाम धातु क्रिया बनी। बात संज्ञा शब्द है और इससे बतियाना क्रिया बनी। हाथ संज्ञा शब्द है जबकि हथियाना क्रिया है। अपना सर्वनाम है और अपनाना क्रिया है। नरम विशेषण है जबकि नरमाना क्रिया है। तो ये सभी जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनी है, अतः नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। अन्य उदाहरणों में ठग से ठगना, दुख से दुखना, लात से लतियाना, लाज से लजाना, शर्म से शर्माना, बात से बतियाना, जूता से जुतियाना, रंग से रंगना। इसी प्रकार विशेषण शब्दों से नाम धातु क्रिया बनाने के लिए मोटा से मुठियाना, दोहरा से दोहराना, तोतला से तुतलाना, नरम से नरमाना, गरम से गरमाना, और सर्वनाम जैसे अपना से अपनाना और मैं से मिम्याना। ये संज्ञा या विशेषण या सर्वनाम शब्द है, उनसे क्रिया रूप दिया गया है, इसीलिए ये नाम धातु क्रियाएं कहलाती है। अगला भेद है प्रेरणार्थक क्रिया। तो जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ बेटी से खाना बनवाती है। प्रेरणार्थक क्रिया के 2 रूप हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, इसमें जब कर्ता स्वयं ही कार्य करते हुए प्रेरणा देता है तो उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापिका बच्चों को पाठ पढ़ाती है, तो यहाँ पर अध्यापिका स्वयं कार्य कर रही है, अतः यहाँ प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हुई। इसी तरह माँ बच्चे को खाना खिलाती है, यानी स्वयं भी कार्य कर रही है और उसकी प्रेरणा दूसरों को भी दे रही है, तो यहाँ पर प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है उसे द्वितीयक प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे दादी ने माँ से भिखारी को खाना दिलवाया, माँ ने डॉक्टर से निशु को दवाई दिलवाई। यहाँ स्वयं न करके दूसरों को प्रेरणा देकर कार्य करवाया जाता है, इसीलिए द्वितीयक प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीयक प्रेरणार्थक क्रियाओं में अंतर या इन्हें किस तरह से बनाया जाता है। जैसे मूल क्रिया या धातु पीना, तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया यानी स्वयं करते हुए तो पिलाना, और द्वितीयक प्रेरणार्थक क्रिया यानी दूसरों से करवाना, तो उसके लिए पिलवाना हो जाएगा। घूमना क्रिया है
घुमाना और घुमवाना दोनों प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं हुई। लिखना से लिखाना और लिखवाना, लगना से लगाना और लगवाना, रोना से रुलाना और रुलवाना, गिरना से गिराना और गिरवाना, देना से दिलाना और दिलवाना, देखना से दिखाना और दिखवाना, चलना से चलाना और चलवाना, पढ़ना से पढ़ाना और पढ़वाना, खाना से खिलाना और खिलवाना। इस तरह प्रथम प्रेरणार्थक क्रियाओं में स्वयं करते हुए कार्य किया जाता है, जबकि द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में दूसरों से करवाया जाता है। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं। और अंतिम भेद पूर्वकालिक क्रिया, यानी जब किसी वाक्य में किसी मुख्य क्रिया से पहले यदि किसी दूसरी क्रिया का प्रयोग हो तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे अंशु खेलकर सो गई, यहाँ सोने से पहले पूर्वकालिक क्रिया खेलकर हुआ। इसी तरह वह खिलौने देखकर खुश हो गया, यहाँ खुश होने से पहले खिलौनों को देखकर, तो यहाँ पहले जो क्रिया होती है वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो जिस क्रिया का पूरा होना वाक्य की मुख्य क्रिया के पूरे होने से पूर्व पाया जाए उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। धातु में कर्ण लगाने से पूर्वकालिक क्रियाओं की रचना होती है। अन्य उदाहरणों में वह घर पहुंचकर गृह कार्य करेगा, वह बड़े बेटे ने अनुपम से छीनकर दूध पिया, कक्षा में पहुंचकर सब छात्र बैठ गए, आकांक्षा पढ़कर सो गई। अगला कृदंत क्रियाएं। तो ये क्रियाएं जिन क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर बनती हैं उन्हें कृदंत क्रियाएं कहते हैं। जिस तरह प्रत्यय के दो भेद हमने पढ़े थे, कृदंत और तद्धित प्रत्यय। तो कृदंत जो प्रत्यय है वो क्रियाओं के अंत में लगकर क्रिया रूप बनाते हैं, तो वे कृदंत क्रियाएं कहलाती है। जैसे चल धातु है और उसमें ता कृदंत क्रिया है, कृदंत प्रत्यय है। इससे बनने वाली क्रिया जैसे चलता कृदंत क्रिया कहलाएगी। इसी तरह लिख धातु में कर कृदंत प्रत्यय लगकर बना लिखकर, तो ये इससे बनने वाली क्रिया हुई लिखकर और ये कहलाएगी कृदंत क्रिया। दौड़ आ में दौड़ा, चल कर से बना चलकर। इस प्रकार कृदंत प्रत्यय से बनने वाली क्रियाएं कृदंत क्रिया कहलाती है। अब सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया, इनमें क्या अंतर है? तो वाक्य में दो प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, मुख्य क्रियाएं तथा सहायक क्रियाएं। वाक्य में जो क्रिया प्रधान होती है वह मुख्य क्रिया कहलाती है। सहायक क्रियाएं मुख्य क्रिया के रूप को पूरा करने में सहायक होती है। कभी एक क्रिया और कभी एक से अधिक क्रियाएं सहायक होती हैं। हिंदी में इन क्रियाओं का बहुत प्रयोग होता है। इनके हेर फेर से क्रिया का काल बदल जाता है और क्रिया के अर्थ में विशेषता उत्पन्न हो जाती है। जैसे बच्चा सो चुका है, उसने कविता पढ़ी थी, वे बोल रहे थे, वह रोता है। तो इन वाक्यों में सो, पढ़ी, बोल और रोता मुख्य क्रियाएं हैं, क्योंकि यहाँ इन क्रियाओं के अर्थ की प्रधानता है। शेष क्रियाएं जैसे चुका है, थी, थे, हैं सहायक क्रियाएं हैं। ये मुख्य क्रिया के अर्थ या रूप को स्पष्ट करती है, यानी काल का परिवर्तन करती है। जैसे वर्तमान काल में कार्य हो रहा है या हो चुका है भूतकाल में, तो पढ़ी थी यानी कि कार्य पहले ही हो चुका, और वे बोल रहे थे तो यह भी भूतकाल को दर्शाता है। वह रोता है तो यह वर्तमान काल हुआ। तो इस प्रकार सहायक क्रियाएं अर्थ क्रिया के काल को बदलने में सहायक होती हैं। अब तक हमने पढ़ा जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का वह अंश जो क्रिया के विभिन्न रूपों में समान रूप से पाया जाता है धातु कहलाता है। मूल धातु में ना जोड़कर बनाए गए क्रिया रूप को सामान्य धातु रूप कहते हैं। जिस क्रिया का कोई न कोई प्रकट या अप्रकट कर्म हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ऐसी सकर्मक क्रियाएं जो दो कर्म रखती है द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। इसमें प्रकट और अप्रकट जो कर्म है उसके उदाहरण में
जैसे उसने खाया, यहाँ पर खाना, बिस्किट, सेब कुछ भी हो सकता है। और इसी तरह वह पढ़ता है, तो पढ़ने के लिए कर्म अप्रकट है। वह पुस्तक भी पढ़ सकता है, निबंध भी पढ़ सकता है, समाचार पत्र भी पढ़ सकता है। तो इस प्रकार से अप्रकट कर्म हुए। और इसी तरह वह खाना खाता है, यह प्रकट कर्म है, यानी यहाँ पर साफ लिखा है कि वह खाना खाता है। तो इस प्रकार प्रकट और अप्रकट कर्म होते हैं, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अगला, ऐसी सकर्मक क्रियाएं जो दो कर्म रखती हैं द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। और जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया हो तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। वाक्य में जो क्रिया प्रधान होती है वह मुख्य क्रिया कहलाती है।